शून्य से यहाँ तक पहुँचने में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कभी आपकी पहचान आपके आड़े आई? ट्रोल छोटी मोटी बातों पे बोल देते हैं लोग, आप अच्छा करेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर वो अपनी पहचान के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं। हिडन रखने से क्या फ़ायदा चाहिए। असल जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आप या फिर मैं ताल्लुक़ रखते हैं, आमतौर पर हमें कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। हमारे काम को लेके, काबिलियत को लेके, हमें काम करना नहीं आता, हम पेट में कैंची छोड़ देते हैं एंड ऑल लाइक दैट। रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये इस तरह की चीज़ें आपको कभी सुनने को मिली पूरे प्रोफेशन में? पहली बार जूते पहनने को तब मिला जब आप मेडिकल कॉलेज में गए। वो जो बेबसी थी बचपन की, वो छोड़ आए हैं या फिर कभी कभी याद आती है, टीसती है? ये बात सही है कि नए जूते तब मिले जब वो MBBS में सिलेक्शन हुआ। जिस समय हम लोगों ने ब्लड बैंक शुरू किया उस समय भी हमारा पूरे ज़िले में अकेला, यानी हापुड़ ज़िले में अकेला ब्लड बैंक था। बाबा साहब तो हमारे सोशल इंस्पिरेशन है। और अगर कहा जाए, हम लोग तो चलिए एक व्यक्ति के सर्जन है, मेरा मतलब ह्यूमन सर्जन है, वो कहा जाए तो वो एक पूरी सोसाइटी के लिए एक सर्जन, उनकी भूमिका भी एक सर्जन की भूमिका थी। जब भी मैं जिस जहाँ पे खड़ा हूँ यह हापुड़ है और यहाँ से दिल्ली तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। और हापुड़ में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हापुड़ में एक हॉस्पिटल है, देवनंदिनी हॉस्पिटल, जिसके बारे में आप जो हापुड़ के लोग हैं या फिर आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि ये एक विख्यात हॉस्पिटल है। डॉक्टर श्याम कुमार का, जो इसके हेड हैं, उनका हॉस्पिटल है, वो इसको रन करते हैं। सुबह के तकरीबन 9:30 बजे हुए हैं और लोगों की आवाजाही शुरू है, इमरजेंसी और तमाम चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ? देवनंदिनी अस्पताल को कवर करने, डॉक्टर श्याम से मिलने में क्यों आया हूँ? उसकी वजह यह है कि डॉक्टर श्याम जो हैं वो अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपनी पीढ़ी के पहले व्यक्ति हैं जो डॉक्टर बने और उन्होंने एक मकाम हासिल किया। तो ये देवनंदिनी हॉस्पिटल है, आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हॉस्पिटल होगा। आसपास के हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर, आसपास के तमाम इलाकों में बहुत प्रचलित हॉस्पिटल है। डॉक्टर श्याम का नाम और देवनंदिनी अस्पताल का नाम पूरे इलाके के लोग जानते हैं। तो देखते हैं और हम डॉक्टर श्याम से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ये कब स्थापित किया और पूरी एक कहानी देवनंदिनी हॉस्पिटल की, डॉक्टर श्याम की, इस खबर में, इस स्टोरी में आपके सामने मैं रखूँगा। और फाइनली डॉक्टर श्याम हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन हैं देवनंदिनी हॉस्पिटल के। सर, सबसे पहले तो आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय से मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था। जो डिवोशन से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ये काबिल तारीफ़ है, मेरे पास शब्द नहीं है और मैं अपनी ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था लगातार, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट हम लोग की आदत है कि जिससे बात करने जाते हैं उसके बारे में रिसर्च थोड़ा करना पड़ता है। सर, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, पूरे बेल्ट में एक जाना माना नाम है आपके हॉस्पिटल का। आप चैरिटी भी करते हैं, आप ट्रस्ट भी चला रहे हैं, आप सोसाइटी भी चला रहे हैं। मैंने पढ़ा कि आप गरीब बच्चियों की शादी में मदद भी करते हैं, आप किताबें भी लिख रहे हैं। इतना काम करने की भूख क्यों है आप? नहीं, बहुत सारे लोग बहुत बहुत काम कर रहे हैं। मैं बीच में रतन टाटा साहब का पढ़ रहा था, उनके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था। देखिए, कई सौ कंपनियों को वो रन करते हैं, तो हम सब लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और उनका भी वो कितना डिवोशन से समाज सेवा भी करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, अदर देन कि उनकी जो कंपनीज हैं, मेरे ख्याल से मोर देन 300 जो कंपनीज हैं जिसके वो ट्रस्टी और चेयरमैन हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारा काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास समय पर्याप्त होता है करने के लिए, ये ऐसा मेरा मानना है।
हाँ सर, इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए सबसे पहले कि कब आपने सोचा, क्योंकि आम तौर पे ठीक है एमबीबीएस करने के बाद लोग मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, कहीं जॉब कर लेते हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल पकड़ लेते हैं। आपने हॉस्पिटल स्टैब्लिश क्यों किया, कब किया, और अभी क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? मैंने एक्चुअली मेरठ मेडिकल कॉलेज है, LLRM मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया और उसके बाद कब किया था सर? 93 में, यानी मेरा 86 बैच है, तो 86 से 92 के बीच में वहाँ रहा हूँ। उसके बाद 93 में मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ। मैंने MS जनरल सर्जरी में मेरठ से ही किया 93 से 96 के बीच में। तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे नहीं पता मैं हापुड़ में कैसे आ गया। अच्छा। और मैं आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो पहले एक नर्सिंग होम था, मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल था, वो ज्वाइन किया। वहाँ डॉक्टर विमलेश शर्मा जी हैं जो मेरी पार्टनर हैं, तो वहाँ हम लोगों की एक टीम बनी। ये बात है 98 की। और 98 में हम लोगों ने एक टीम की तरह काम करना शुरू किया। उसके बाद लगा कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और जो चीज़ें जहाँ हाथ बंधे रहते हैं वहाँ नहीं कर पाते, तो वो शायद हम लोग ज़्यादा कर पाएँ। तो मैंने फिर मैडम के साथ, डॉक्टर विमलेश जी के साथ, हम लोगों ने एक अपनी यूनिट बनाई और फिर हम लोगों ने 2007 में इस हॉस्पिटल को शुरू किया। ये हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें मैं एज जनरल सर्जन हूँ। डॉक्टर विमलेश शर्मा जी वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं और वो पूरी कमिश्नरी की लीडिंग गायनिकोलॉजिस्ट हैं। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो सेंटर है हापुड़ ज़िले में, वो अकेला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हमारा ही है, देवनंदिनी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जिसको वो हेड करती हैं और बहुत डिवोशन से काम करती हैं। मेरा छोटे भाई हैं डॉक्टर शिव कुमार, वो पैथोलॉजी देखते हैं, ब्लड बैंक इंचार्ज हैं वो यहीं पे। हाँ, और जिस समय हम लोगों ने ब्लड बैंक शुरू किया उस समय भी हमारा पूरे ज़िले में अकेला, यानी हापुड़ ज़िले में अकेला ब्लड बैंक था। उसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह हैं जो आई सर्जन हैं, डॉक्टर विमलेश जी के हस्बैंड हैं वो। इसके अलावा मेडिसिन डिपार्टमेंट है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, CT स्कैन है और MRI भी है हमारे पास। डेंटल डिपार्टमेंट है जो हापुड़ के जो मोस्ट एडवांस्ड डेंटल हाँ इक्विपमेंट से लेस है और बहुत एडवांस वो काम करते हैं। डॉक्टर SP सिंह साहब हैं यहाँ पे। तो ENT है, स्किन है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। मेरा मतलब जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए वो सब है। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी का भी हापुड़ ज़िले में अकेला सेंटर है। डॉक्टर परवीन हैं हमारे साथ जो न्यूरो सर्जन हैं जिन्होंने MCH किया है कलकत्ता से, और तो कुछ ब्रांचेज में हम लोग सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी दे रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी भी है और ये सब है। सर आप बहुत साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, सहारनपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं। जी, मुजफ्फरनगर से। तो ओके सर, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी। जो भी मेरे ख्याल से जो जितने लोग गांव की पृष्ठभूमि से निकल कर के आते होंगे तो उन सब की स्टोरी मिलती जुलती होगी, केवल कैरेक्टर्स के नाम बदलते हैं। मेरे ख्याल से ये है। तो मेरा गांव मुजफ्फरनगर में है, जो शाहपुर टाउनशिप है उसके पास है। एजुकेशन मेरी देवबंद में हुई जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है, और मेरे फादर मोल्डर थे वहाँ पे, मोल्डिंग विभाग में काम करते थे, मोल्डर थे। तो प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट तक मेरी देवबंद में एजुकेशन हुई। उसके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो परिवार तो बिल्कुल एक साधारण परिवार था, और बचपन से मेरा था सिविल सर्जन बनने का। अब मुझे नहीं पता, एक कहा जाए तो जैसे गांव में छोटी छोटी कहावत होती थी कि भाई सर्जन शायद सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता था उस समय। तो और एक लगता था जब छोटे छोटे थे ना कि वो गांव में कहानियाँ सी बनती रहती थी कि भाई सर्जन ऐसा होता है जो पेट को या शरीर के अंगों को काट करके अलग कर देता है, फिर सिल देता है, फिर उसमें प्राण फूंकता है। ऐसे ऐसे मेरा जो गांव में कहानी एक इमेज था, कहानी एक इमेज थी वो करने की इच्छा हाँ, तो वो करने की इच्छा थी कि हाँ प्रोबली कि अगर हम सिविल सर्जन बनते हैं तो हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जो निडी लोग हैं ख़ासतौर से, मैं अगर ईमानदारी से आपको बताऊं कि एक बार मेरे फादर को जब थोड़ी दिक्कत हुई और उनको हम सर्जन साहब को दिखाने गए, हालांकि वो बहुत सज्जन थे, देवबंद में अकेले सर्जन थे, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके चैम्बर में चला भी जाऊं।
मेरा मतलब इतना फोबिया समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, या एक डर कह लो, या 6th क्लास में था मैं जब तक, तो तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि सर्जन लोग बनते कैसे हैं या डॉक्टर लोग बनते कैसे हैं, लेकिन एक इमेज थी कि हाँ अभी ये सब है। तो खैर अब मैं सिविल सर्जन हूँ जनरल सर्जन हूँ, अब वो चीज़ें नहीं, अब लगता है ऐसा कुछ कुछ नहीं है, और एक इंस्पिरेशन है, बहुतों को देख करके हमें इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे देख करके भी कई लोग डॉक्टर बने, क्योंकि उन्होंने बाद में आकर के मुझसे कहा। मैंने जैसे उनके घर के लोगों का ऑपरेशन किया होगा यहाँ पे, और आज वो KGMC से MS करके निकला लड़का, और जब मुझसे मिलने आया तो मैंने पूछा भी, कह रहे सर आपने मेरी मदर की कुलसेक्टमी की थी, गाल ब्लडर की जो सर्जरी की थी, मैं 8th क्लास में था, और मैंने मैंने जब आपने सर्जरी की मैंने उसी दिन, तो ये बड़ी बात है कि हम सब लोग एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाती है। आपका इंस्पिरेशन कौन था सर, आप किससे इंस्पायर हुए? नहीं देखिए, हम सब लोग अगर कहें तो बहुत ही महानदारी से देखें तो बाबा साहब तो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अब वो एक अलग है कि उनका एक फील्ड अलग था, और अगर कहा जाए हम लोग तो चलिए एक व्यक्ति के सर्जन है, मेरा मतलब ह्यूमन सर्जन है, वो कहा जाए तो वो एक पूरी सोसाइटी के लिए एक सर्जन, उनकी भूमिका भी एक सर्जन की भूमिका थी, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को और पूरी सोसाइटी को, आप सोचिए कि वो जैसे कहा जाए ना कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करके एक, और वो अपने तरह के शायद इकलौते सर्जन थे। तो वो सबसे बड़े हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हाँ, हम लोग चूँकि वो है ना, बचपन से एक इमेज बन जाती है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और उसके बाद कुछ करना है, तो वो सब है, करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितना भी अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आज आपका नाम है, आपकी एक पहचान है, आपके हॉस्पिटल का नाम है, लोग सम्मान से बातें करते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपको पहली बार जूते पहनने को तब मिला जब आप मेडिकल कॉलेज में गए, तो वो जो एक नए जूते, हाँ, वो जो बेबसी थी बचपन की, वो छोड़ आए हैं या फिर कभी कभी याद आती है, टीसती है? नहीं, टीसती तो नहीं है, अब तो अच्छा लगता है याद करके। ये बात सही है कि नए जूते तब मिले जब MBBS में सिलेक्शन हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ बुद्ध बाजार होता था। अब तो ईमानदारी से शेयर करने में कोई बात नहीं, और वहाँ कुछ जन जो कपड़े हैं, जो पुराने लोगों के कपड़े रहते थे और शूज़ हैं, उनको वो लोग पॉलिश और वो करके बहुत सस्ते मिल जाते थे, बहुत ही सस्ते मिल जाते थे, तो हमारी नीड भी पूरी हो जाती थी, शौक भी पूरा हो जाता था। और हमारी तरह मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे, इवन मैं दिल्ली में भी है, दिल्ली से भी मैंने उस समय जो लाल किले के आसपास एक बाजार लगता था, चोर बाजार कहते हैं, हाँ पता नहीं जो भी बाजार है वो लगता था, तो जैसे हमें टेबल लैंप है तो वहाँ से ख़रीद लिया, 5 रुपये में बहुत सस्ता टेबल लैंप मिल गया, बुक्स मिल जाती थी पुरानी पढ़ने के लिए, कपड़े भी मिल जाते थे। अब हालांकि वो चलिए उस दौर होता है, तो आपकी नीड अगर फुलफिल हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं। जी, एक बार मतलब हम, आपको भी पता होगा, आपने भी स्टोरी सुनी होगी, मैंने और कांसी राम जी ने 5 रुपये में कोट खरीदा था शमशान से, तो हाँ, तो वो ऐसे ही लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और वो सबके जीवन का एक हिस्सा होता है कहीं ना कहीं। सर, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आप या फिर मैं ताल्लुक़ रखते हैं, आमतौर पर हमें कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, हमारे काम को लेके, काबिलियत को लेके, हमें काम करना नहीं आता, हम पेट में कैंची छोड़ देते हैं, एंड ऑल लाइक दैट, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये इस तरह की चीज़ें आपको कभी सुनने को मिली पूरे प्रोफेशन में? सामना हुआ? नहीं, बहुत ख़ास नहीं, कभी कभार। इसमें तो खैर देखिए कोई दो राय नहीं कि मान लिया कुछ फेलियर होगा तो वो सब में होता है, हाँ वो सब में होता है, लेकिन वो टोकने की जो संभावना है बढ़ जाती है। मान लिया हम एक उस रास्ते से आते हैं, मान लिया रिजर्वेशन के वाया रिजर्वेशन आते हैं, तो कई बार होता है कि अगर एक सिंपल फेलियर है, मान लिया कोई आंसर आप नहीं दे रही या पूरी क्लास नहीं दे रही, तो इत्तेफाक से कभी कभी होता है कि वो टारगेट जो वो पर्टिकुलर ग्रुप ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वहीं पे ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि वो आपके रास्ते में बाधक हो। अगर हम ये मान लें कि वो आपके लिए एक सोर्स बनता है, आपको ताकत देता है, और आप मानते हैं कि आपको ओवरकम करना है, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज आप जिद्दी हैं तो, और जब आप उस बाउंड्री लाइन को पार कर लेते हैं, तो फिर आप सोचिए कि सब लोग फिर आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए मैं यानी
मैं इससे पहले भी इंटरमीडिएट तक भी मैं मान करके चला हूँ कि वही टीचर्स थे हमें, और वही टीचर्स मेरे अपने बहुत अच्छे टीचर्स रहे। जैसे 5th क्लास में मैं अपने जो प्रधानाध्यापक थे मेरे, वो ब्राह्मण थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 12th तक भी हुए, 12th के बाद भी जैसे होता है कभी कभी कि भाई वो भी सुनने को मिल जाती है, ताना मिल जाता है, लेकिन हर तरह के लोग हैं हर तरह के society लोग हैं, लेकिन जब हम अच्छा कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली अच्छा कर रहे हैं तो एक समय होता है कि पूरी सोसाइटी आपके सामने फिर झुक जाती है, आपको एक्सेप्ट कर लेती है। और बस ये है कि आपको नहीं झुकना, कोई कह रहा है तो कहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं, और मेरा तो ऐसा ही मानना है। सर, हर किसी के लाइफ का कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट था और उसने आपकी ज़िंदगी को कितना बदला? हाँ, लाइफ में देखिए, अगर मैं कहूँ कि हापुड़ में आना मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है आफ्टर पीजी। और ख़ास तौर से जब मेरी यूनिट डॉक्टर विमलेश शर्मा जी के साथ बनी, तो वो एक ऐसी यूनिट थी, ऐसी मजबूत यूनिट थी, और उनकी एबिलिटी अगर मैं कहूँ पूरी कमिश्नरी में, पूरी मेरठ कमिश्नरी में उनके लेवल की शायद ही कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो। मैं कहीं उसमें वो नहीं कर रहा, और उनका रहना और साथ में मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एक यूनिट का बनना एक अपने आप में बड़ी बात थी। आज हमारे पास हापुड़ में सबसे बड़ी यूनिट है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं डिफरेंट स्पेशलिटी के, सब काबिल डॉक्टर्स हैं, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। और सोसाइटी में आप ये देखिए कि अगर इस चीज़ को हम लोग दूसरी तरफ से लें, मैंने अब तक 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। 30,000 से ऊपर ऑपरेशन करना, मैं जब सर्जरी कर रहा MS कर रहा था तो हमने तो नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इस तरह टीम का बनना, और टीम तभी बनती है जब आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, समर्पण हो और डिवोशन हो। एज ए राइटर, एज ए डॉक्टर, एज ए सोशल वर्कर, आप अचीवमेंट क्या मानते हैं? आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स क्या हैं अब तक? नहीं देखिए, इसमें बचपन से मेरी इच्छा थी सर्जन बनने की, वो मैं हूँ, और वो हो गया इसमें। अब ये जैसे कहा जाए ना कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आदमी की पर्सनालिटी के साथ जुड़ी रहती हैं। पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का मुझे शौक़ है, वो भी बचपन से ही है। थोड़ा थोड़ा पहले लिखता रहता था, छोटी कोई पोएम लिख दी, कोई छोटी स्टोरी लिख दी। कोविड जिस समय शुरू हुआ उस समय थोड़ा समय मिला, क्योंकि हॉस्पिटल तो खैर हम लोगों ने नहीं बंद किया, लेकिन कम हुआ लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा समय मिला। उस समय मैंने कुछ पेन डाउन करना शुरू किया। तो मैंने एक नॉवेल लिखा कोविड के ऊपर ही, शॉर्ट स्टोरीज हैं, दोनों अंग्रेजी में हैं। तो स्टोरी बुक लिखी, एक ये लिखा। अभी भी मैं 2 बुक लिख रहा हूँ जो अभी मेरा मतलब अंडर प्रोसेस है। उससे पहले मैंने 2 इवन जो कॉमिक बुक है वो भी लिखी हैं। तो ये पार्ट है, लेकिन अगर मैं प्राइमरीली कहूँ तो प्राइमरीली तो मैं एक डॉक्टर हूँ और सर्जन हूँ, और वो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्या जीवन में कोई बहुत बुरा वक्त आया, एक दौर आया जिसने आपको परेशान किया? बहुत बुरा तो नहीं, वो हाँ 2 अप्रैल के टाइम कुछ हुआ था वो, लेकिन वो ठीक है, जैसे समय आता है वो चला जाता है। तो हुआ, थोड़ा सा ट्रोल हो गए उसमें से। क्या था वो मामला, आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कुछ खास नहीं, वो चूँकि वो हमें भी नहीं पता कि भाई उस समय क्या था। हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो जो बंद था, भारत बंद, वो किसने बुलाया, कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, नहीं पता। वो अभी भी पहेली है सबके लिए। हाँ, बहुत ताज्जुब की बात है। और एक अजीब सा प्रेशर था कि नहीं लोगों को आना है, ये भी एक वो है। और मैं तो इत्तेफाक से, आप देखिए कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ गया, तो मैं तो सिंपल एक सोशल वो मान करके चल रहा था ना। मैंने उसकी डिटेल जानने की कोशिश करी कि भाई जाएंगे, एक वो है कि सिंबॉलिकली आप अपने लोगों के साथ हैं, इससे ज़्यादा और खड़े हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक DM साहब को ज्ञापन देना, मेरी नॉलेज में केवल इतना ही था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। और जब गए वहाँ जाने के बाद अजीब सा हो गया कि हज़ारों आदमियों की भीड़ में एक, और चूंकि आप एक जाना पहचाना नाम थे तो लोग आपके इर्द गिर्द आ गए। हाँ, वो बहुत सारे लोग। अब वही है कि वहाँ
सैकड़ों लोगों ने तो मेरे साथ सेल्फी खींची होगी, बच्चों ने जो गांव से आए, जो यहाँ नहीं मिल पाते, उनके साथ वो सेल्फी खींच रहे हैं। तो एक अजीब सा हो गया। घूमते घूमते वापसी जब तक आए तब तक एक बड़ी अजीब स्थिति होगी शहर की, और बड़ी कष्टपूर्ण थी, दुखद थी। होना नहीं चाहिए था ये चीज़ें। हालांकि मैंने मैक्सिमम जो हमारा जो पेशा है, या मैं कहूँ प्रोफेशन है, वो सर्व करने का है। तो ये एक अजीब सी त्रासदी थी। सर, आपने जीरो से शुरू किया, आप अपनी पीढ़ी के पहले डॉक्टर होंगे, शायद अपने गांव के आसपास के इलाकों के इस सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पहले डॉक्टर होंगे। कभी शून्य से यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कभी आपकी पहचान आपके आड़े आई? नहीं। ट्रोल छोटी मोटी बातों पे बोल देते हैं लोग, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जैसे वो है ना कि मैं ये नहीं मानता था कि मुझे कंधे डाउन करने चाहिए। ठीक है, देखिए वो जो लोग आज किसी बात को कह रहे हैं, जब आप अच्छा करेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को अपने आप। हाँ, कांस्टेंट अगर आप हमने कंधे डाउन कर दिए तो फिर तो वो चीज़ चिपक गई कि भाई यू आर नॉट एबल, या वो सारी चीज़ें। तो जब आप कॉन्स्टेंटली अपना अच्छा दे रहे हैं और बेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी फेलियर या कोई भी इस तरह की चीज़ उस तरह की आड़े आएगी। सर, एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखने में आती है, अगर हम बात करें एक दो पीढ़ी पहले की, तो सबके जो पूर्वज हैं एक ही जगह दिखेंगे, वहीं से सबने शुरुआत की। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग, तमाम लोग, ज़्यादातर लोग छूट गए हैं पीछे। लेकिन जो लोग सफल हैं वो अपनी पहचान को लेके बहुत जाहिर नहीं होने देते, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर वो अपनी पहचान के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं। जैसे डॉक्टर श्याम कुमार हैं, तो अगर लोग जानते हैं कि डॉक्टर श्याम कुमार की पृष्ठभूमि क्या है और वो आज हैं, तो निश्चित तौर पे आप इंस्पायर करते होंगे लोगों को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये मैटर करता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मैं नहीं सामने लेके आना चाहता, हाँ, वो हिडन रखने से क्या फ़ायदा? अच्छा ये बताएं। अब मान लिया आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जा कर के आप अपने आप को हिडन करते हैं, पता तो सबको रहता है, लग ही जाता है कि। अब मान लिया जैसे वो ये कि भाई अगर हम वेस्ट में जाते हैं, तो वेस्ट में ईस्ट के लोगों को थोड़ा सा नीचे करके तो देखते ही हैं कि भाई वो जिस हिसाब से रह रहे हैं उसके। तो लेकिन जिन लोगों ने अडॉप्ट किया उसको वहाँ पे और अपने आप को प्रूव किया, तो सेम चीज़ हमारे साथ है। अगर हमारा ही कोई भी बंदा अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है, या मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लाइन में, तो खैर पता रहता ही है सबको, इवन इसमें भी है। अब मान लिया मैं हूँ, अगर ऑब्वियसली कि कई सारे बच्चों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि कई सारे बच्चे जो बाद में मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको देख करके इंस्पायर हुए हैं। कई बच्चे तो वो हैं जिनका मैंने ऑपरेशन किया है। एक लड़की है, अभी सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS किया है, और जब उसका ऑपरेशन हुआ, और वो हमेशा कहती है कि सर आप मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। तो ये चीज़ है, और हमें कई बार खुद नहीं पता होता कि हम लोग कितने लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो जाते हैं। तो व्यक्ति को खुल करके रहना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि सोसाइटी कोई भी हो, चाहे अपर लोअर, ये तो अपर लोअर तो सो कॉल्ड है, अल्टीमेटली तो आपके या हमारे, मेरा मतलब हम सबके रिजल्ट्स मैटर करते हैं। जो हम कर रहे हैं, हम किसी प्रोफेशन में हों, चाहे हम जर्नलिज्म में हों, हम मेडिकल लाइन में हों, अपनी इंजीनियरिंग लाइन में हो, या किसी भी टेक्निकल लाइन में हों, तो रिजल्ट्स ही मैटर करते हैं। सर, डॉक्टर अंबेडकर आपने पहले भी नाम लिया कि हाँ वो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आप उनके विचारों से, उनके मूवमेंट से कितना जुड़े हुए हैं? नहीं, उनका लगभग सारा लिटरेचर मेरे पास है और मैं पढ़ता भी हूँ जब भी मुझे समय मिल जाता है। तो देखिए, वो अगर मैं कहूँ कि वो हज़ारों सालों में ऐसी पर्सनालिटी जन्म लेती है, तो वो हमारे लिए नहीं, वो तो पूरे विश्व के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो उनकी लगभग सारी बुक्स मेरे पास हैं, मेजॉरिटी में मैंने लिटरेचर पढ़ा भी है, और जितने भी बाकी जितने सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम्स या कुछ भी चलते रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जो समय मिल जाए अटेंड करता हूँ, अदरवाइज किसी न किसी माध्यम से मैं जुड़ा रहता हूँ। सर, आप सोसाइटी भी चलाते हैं इसी नाम से, ट्रस्ट भी है अपना, तो वो किस तरीके से लोगों की मदद करता है? सोसाइटी में देखिए, हम लोगों ने जो ट्रस्ट था, हम लोगों ने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट
खोला जिसमें हमारी जिस समय हम 2007 में जब हॉस्पिटल खोला, चूँकि उस समय ट्रेन टेक्निकल स्टाफ की तंगी थी, नहीं मिल पा रहे थे। तो हमारा मकसद भी उस समय ये था कि जो गांव के बच्चे ख़ासतौर से जो लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से हैं कि वो ट्रेंड अप हो जाएं, और ट्रेंड अप होकर के भाई वो हमारे भी लिए एक बड़े एसेट होंगे, और रेस्ट ऑफ जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, बाकी लोग, और उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा। तो ये एक हमारा मकसद था कि हम लोग बच्चों को, जो नीडेड बच्चे हैं और एम्बिशियस हैं, तो उनको हम ट्रेंड करके फिर अपना मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएं। तो ये है। बाकी जितने चीज़ें हैं, देखिए ये तो टीम काम करती है, अकेला आदमी नहीं कर सकता। अगर हम केवल वो हो जाएंगे, एक तरीके से अपने आप को आइसोलेटेड रखेंगे, अकेले रहेंगे, तो फिर हम कोई बड़ी चीज़ नहीं अचीव कर सकते। सर, इस व्यवस्था में जो लोग पीछे छूट गए हैं, है ना, अक्सर जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं वो सोचते हैं कि कैसे, उनको कोशिश भी करते हैं अपने तरीके से। आप क्या सोचते हैं वो कैसे आगे आ सकते हैं, उनको कैसे लेके आना चाहिए, जो लोग सफल हैं उन कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, मुझे खैर उसका एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, ड्रीम बिग, मुझे ध्यान नहीं है है किसकी किसका किसी कोट है ये। तो जब देखें तो सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए, और जब आप बड़ा सपना देखते हैं, जैसे वो है ना कि हम दूर स्काई हाई अपनी नज़रें रखते हैं, तो जो छोटी मोटी हर्डल्स हैं, जो जैसे कहा जाए कि रोड पे ब्रेकर्स आते हैं, तो उनको फिर लांघते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम ड्रीम बिग नहीं करेंगे, यानी अपनी निगाहें ऊपर नहीं रखेंगे, टारगेट अपना सेट नहीं करेंगे, तो फिर उन्हीं हर्डल्स में पाँव उलझते रहते हैं। तो बेहतर है कि हर्डल्स की जो डे बाय डे की हर्डल्स हैं, तो उनमें अपनी ताकत ना गंवाई जाए। अपना ड्रीम, अपना बड़ा लक्ष्य, गोल अपना बड़ा करके रखें। और बाकी तो सबके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, बाबा साहब के सामने कम आई हैं परेशानी। आप देखिए, ये जिन लोगों ने भी बड़ा कुछ अचीव किया है, तो उन सबके सामने परेशानी आई है। लेकिन अगर वो शोल्डर डाउन कर देते फिर तो कुछ भी नहीं होता। शायद हम आप यहाँ बैठ के बात हम ना कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। सर, आपने इलेक्शन लड़ा था, उसमें से मुझे दो सवाल समझ में आते हैं। एक तो आपने चुनाव लड़ा, दूसरा आपने निर्दलीय लड़ा। जबकि आप जितने पॉपुलर हैं इस फील्ड, इस क्षेत्र में, शायद आप चाहते हैं, अप्रोच करते तो कोई पार्टी आपको आसानी से टिकट दे सकती थी, और आप तो उसकी क्या वजह थी अचानक से इलेक्शन लड़ने का? मूड कैसा बना? मूड वो निर्भया के मूवमेंट से जुड़ा हुआ था उस समय। उसने सबको प्रभावित हाँ, किया। 2011 में उसने जब वो मूवमेंट चली तो उसने वाकई में सबको प्रभावित किया। अन्ना का आंदोलन था, और इत्तेफाक से कहें, देखिए लगभग सारे शहरों में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मोमबत्ती लेकर के खड़े थे। हम लोग भी भूख हड़ताल पे बाहर भी बैठे, जो जिस तरह से कर सकता था कर सकते थे, क्योंकि सिंपैथी थी, और एक लग भी रहा था कि हाँ, देयर हैज़ टू बी सम चेंज, कि वो चेंज व्यवस्था में परिवर्तन हो कैसे नहीं हो, नहीं पता था। अब हम लोग, मैं अगर अपने आप को कहूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी जन्म से नहीं हूँ, ना मुझे पता। और उस समय जब ये सब हुआ तो फिर कुछ हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कब कदम बढ़ते बढ़ते और वो इलेक्शन की तरफ चले गए। और इलेक्शन में जाने के बाद फिर वापस आने का वो नहीं था। पार्टियों का अपना सिस्टम है, मैं कमेंट नहीं करूँगा किसी भी पार्टी पे, वो बेहतर ठीक भी नहीं करना। उनकी अपनी है, अपनी व्यवस्था है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी उनकी जो भी गोल्स हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया हम लोगों ने। और फिर एक ये था कि हाँ भाई, इन केस अगर हम इंडिपेंडेंट जाते हैं तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा। वो एक अलग बात है, लोगों ने नहीं चुना। क्या रिजल्ट क्या रहा? नहीं, वो करीब 6000 करीब वोट्स मेरे को मिले थे। तो लेकिन हाँ ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी वोट मिलना ठीक थी। अच्छा इसमें सर, एक सवाल ये भी जुड़ता है कि आप कहीं ना कहीं, आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। जो लोग भी आपके पास आते हैं, सामने आते हैं, और जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता में, करना क्या चाहते थे आप एज ए पॉलिटिशियन? नहीं, देखिए इसमें अगर मैं आप बहुत ईमानदारी से आकलन करें तो पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा कर सकता है। देखिए, वो लॉ मेकर की भूमिका तो उन्हीं की है। अगर हम बाबा साहब को भी देखें, आप देखिए, या उस समय के उनके समकक्ष जो भी जितने भी लोग थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक व्यवस्था बनी, तो सब के सब पॉलिटिशियन ही थे, और मेजोरिटी में एडवोकेट्स थे। इसमें भी खैर कोई दो राय नहीं। तो
पॉलिटिकल लाइन मेरे ख्याल से सबसे अच्छी है, जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, एक मास के लिए कर सकते हैं। एक ये चीज़ थी उस समय दिमाग में आ रही थी कि हाँ भाई ठीक है, अगर विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो शायद कुछ और अच्छा कर पाएँ। लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा है जितना यहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक फील्ड हमारा लिमिटेड है, फील्ड लिमिटेड है और कुछ नहीं। तो क्या अभी वो है दिमाग में कि हाँ आगे करना है? नहीं, अब नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि पार्टीज़ को ना मैंने इसी बीच में मैंने कई पार्टीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, और हम किसी भी पार्टी के ऊपर मैं कोई इल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टीज़ को बहुत नज़दीक से देखने के बाद जो देखने में आ रहा है ना कि जो लोग हैं भी वहाँ पे, मेरे साथ के कई लोग हैं जो डिफरेंट पार्टी से गए हैं, असेंबली में भी गए हैं, पार्लियामेंट में भी गए हैं, तो चाहे जो भी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी अगर आप के हाथ बन जाते हैं तो फिर लगता है कि बेहतर है कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, जितना कर सकते हैं फ्री होके काम करें। सर हम आखिरी पड़ाव में हैं, क्या करना चाहते हैं आप जो अब तक आप नहीं कर पाए हैं, कुछ खास तौर पे गरीबों के लिए, हम कहें हाशिए के समाज के लिए, कुछ सपने हैं आपके? हाँ देखिए, जैसे अगर मैं प्रोफेशनली कहूँ तो प्रोफेशनली मेरा जो प्लान तो वही है कि चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं कि वो हम जो देवनंदिनी की और भी हैं, हम प्लान में हैं ऑलरेडी कि वो कुछ ब्रांचेज और हम खोल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये ऐसा नहीं कि मेरे को ही ये जॉब देती है या प्रोफेशनली मैं ही इससे लाभान्वित होता हूँ, लोग किसी ना किसी रूप में लाभान्वित होते ही होते हैं, ये तो एक अलग है। इसके साथ जो मेरा अपना जो प्लान है कि जो पैरामेडिकल स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उन सबको, और साथ में ये है कि हाँ ठीक है कि हम लोग जो सोसाइटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो हम अब भी रन करते रहते हैं, बीच बीच में जा कर के उनको मोरली बूस्टअप करना, या किसी को जिसको एजुकेशन में कहीं ज़रूरत लगती है, हमारी नीड की लगती है, तो जितना भी, मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं वो बोलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमें करना चाहिए तो हम लोग करते हैं उसमें। और फ्यूचरिस्टिक, देखिए चेंजिंग एरा है, चीज़ें बदल रही हैं, और हमारे देखते देखते बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आज का यूथ भी बड़ा ड्रीमिंग है, सपने हैं उसके, और चूँकि जो ग्लोबल मीडिया है, आप समझिए कि अगर पूरी दुनिया को ही हम कहें तो पूरी दुनिया ही को सिमट के रह गई बहुत छोटे इसमें, तो जो नई जनरेशन आ रही है वो एक उसके लिए विकल्प, खुले हुए विकल्प हैं। डॉक्टर श्याम थे, आपने बातें की, और एक पूरा एक जीवन रहा है इनका, एक सपना देखा इन्होंने सर्जन बनने का, और आज एज ए सर्जन काम कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और आगे कोशिश कर रहे हैं कि उसकी चेन बने। तो सपने बड़े देखिए, और जैसा कि सर ने कहा कि कोई चीज़ बाधा नहीं बनती है, आप अपना शोल्डर डाउन मत करिए, आप अपना आत्मविश्वास कम मत होने दीजिए, क्योंकि सारा खेल वही है। अगर आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, सपने बड़े देखते हैं, तो निश्चित तौर पे मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। हापुड़ से देवनंदिनी हॉस्पिटल से मैं अशोक दास, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ। जय भीम।